हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। ये है क्लास 11th की पहली वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। उसके बाद जानेंगे कि जब एंगल को नापने के लिए डिग्री की खोज पहले ही की जा चुकी थी तो हमें रेडियन बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, और एक सर्कल 360 डिग्री का है, ये बात हमें कैसे पता लगी। तो जी सबसे पहले जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो जी किसी भी चीज को फिजिकल क्वांटिटी कहलाने के लिए उसके अंदर दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, जिसमें पहला है मेजरमेंट, यानी वही चीज फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी जिसे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाप सकें, और ये नाप इस तरह का होना चाहिए कि फिजिक्स के लॉज इसे डिफाइन कर सकें। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तो हम ऐसी चीज को फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटीज को दो ग्रुप में बांटा गया है, पहला फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज और दूसरा ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं, जिसका एग्जांपल है लेंथ, मास और टाइम, और इन सातों को छोड़कर बाकी बची हुई सारी क्वांटिटीज को ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है, एग्जांपल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब आता है पहला सवाल कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 ही क्यों हैं? इससे ज्यादा क्यों नहीं बनाई? उसका कारण है कि बाकी हमने जिस भी चीज को नापा उसकी यूनिट इन्हीं सातों फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाई जा सकती है। तो जब हमारे पास पहले से ही किसी काम को करने का आसान तरीका मौजूद है तो उसे मुश्किल बना के क्या फायदा। तो जी फंडामेंटल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है? तो देखो भैया, सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटी स्केलर होती है, एक भी फंडामेंटल क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें फंडामेंटल और ड्राइव्ड दोनों आती हैं, वो स्केलर और वेक्टर दोनों हो सकती हैं। स्केलर तो आप समझ गए होंगे, यानी बेस क्वांटिटीज, और जो आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं जैसे वेलोसिटी जिसे हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन मीटर पर सेकंड अगर स्पीड के लिए इस्तेमाल करें तो वो एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। तो मोटा मोटा मतलब ये निकला कि फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर और वेक्टर दोनों हो सकती हैं, लेकिन बेस क्वांटिटीज यानी फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज स्केलर ही होती हैं। क्या फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल है लेंथ, मास और टाइम का, जिसे हम MLT बोलते हैं, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। अब तीसरा सवाल, क्या डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं? हाँ जी बिल्कुल होती हैं, जिसका एग्जांपल है एंगल और सॉलिड एंगल, जिसे हम नापते हैं रेडियन और स्टेरेडियन में। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। अब आता है चौथा सवाल कि कंजर्व्ड क्वांटिटी क्या होती है। तो इसको समझने के लिए मैकेनिकल एनर्जी को इमेजिन करो। मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है, और ये एक कंजर्व क्वांटिटी है क्योंकि सम ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़कर कांस्टेंट वैल्यू को मेंटेन रखेगी। अब ये है हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी, जिनके सिंबल, नाम और यूनिट इस टेबल में दिए गए हैं, और अब तक आपको ये स्कूल में पढ़ा भी दिए गए होंगे। अब आता है एक और सवाल, आखिर ये मेजरमेंट क्या चीज है? मेजरमेंट होता है फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन किसके साथ होगा? तो ये कंपैरिजन एक सेम तरह की स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ होगा। अब यहाँ पे आता है एक झोल, आखिर ये स्टैंडर्ड डिसाइड कौन करेगा? तो इसके लिए सभी देशों ने इकट्ठा आकर एक ट्रीटी साइन की थी, जिसके बाद बना था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, और SI यूनिट को डिफाइन करने का काम यही करता है। चलो एक जनरल नॉलेज का सवाल बताता हूँ। पास्कल को फादर ऑफ SI यूनिट्स कहा जाता है। हमारे भारत में SI यूनिट पर नजर रखने का काम नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये है हमारी धरती पर मौजूद सारे देश जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो करते हैं। अब ये जो पीले रंग का बर्मा दिखाई दे रहा है, बोले तो म्यांमार, इसका अपना एक यूनिट सिस्टम है जिसके बारे में दुनिया को ज्यादा जानकारी नहीं है। और ये जो पर्पल कलर के हैं यानी कनाडा और ब्रिटेन, इनका अपना एक खुद का मीट्रिक सिस्टम है, पर ये SI यूनिट्स को भी फॉलो करते हैं। और ये जो हरे रंग में USA है, इसका भी एक अपना पर्सनल यूनिट सिस्टम है, और ये भी इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम को फॉलो करता है। और ये जो लाल रंग में आपको छोटा सा देश दिखाई दे रहा है, इसका नाम है लाइबेरिया, और यहाँ पर किस तरह से चीजों को नापा जाता है इसके बारे में कोई भी जानकारी बाहर नहीं है। इनका अपना कोई लोकल मेजरमेंट का तरीका है जिसको दुनिया का कोई और देश फॉलो नहीं करता। अब आप समझ गए होंगे कि हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी। जब दो देश आपस में ट्रेड करते हैं तो अगर वो अपने लोकल यूनिट में ट्रेड करें तो ये कैसे पता चलेगा कि किसकी नाप सही है और किसकी गलत, क्योंकि दोनों के लिए उनकी अपनी अपनी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक होंगी। तो ट्रेड करते हुए ऐसे कंफ्यूजन से बचने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की खोज की गई। अब जानते हैं मेजरमेंट को। तो देखो, कोई भी मेजरमेंट दो चीजों से मिलकर बनता है, पहला यूनिट और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू। और यहाँ पर गौर करने की बात ये है कि जितनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यूनिट उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। आओ समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है मास। अब हमने किसी चीज का मास नापा, तो हमें चाहिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ चाहिए एक यूनिट। अगर 1 kg मास है तो उसमें 1 हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू और kg हो गई उसकी यूनिट। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के लिए ये क्यूब देखो। अब इस क्यूब का मास निकालने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट चाहिए, जिसके बारे में पता लगते ही हमें इसके मास की जानकारी मिल जाएगी। अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ही यूनिट को बड़ा होना पड़ेगा, या फिर जितनी ज्यादा यूनिट छोटी होगी उतना ही न्यूमेरिकल वैल्यू को बड़ा होना पड़ेगा। एक उदाहरण देखो, एक यूनिट है केजी, न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 और हम जानते हैं कि केजी में हम मास को नापते हैं। तो मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम मास हमें दिया हुआ है। अब अगर मैं यूनिट को छोटा कर दूं, यानी कि यूनिट को ग्राम में बदल दूं, तो रूल के हिसाब से मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू को बड़ा करना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर क्वांटिटीज को कन्वर्ट करते हुए हम 10 के मल्टीपल का प्रयोग करते हैं। इसीलिए आप गौर करोगे तो पाओगे कि स्टैंडर्ड सिस्टम में जब आप यूनिट को चेंज करते हैं तो सारे नंबर मल्टीपल ऑफ 10 ही आते हैं। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। कन्वर्जन में आपको हमेशा मल्टीपल ऑफ 10 ही मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहा हूँ, लोकल यूनिट्स की नहीं। अगर आप इसे टाइम से भी कंसिडर करें तो भी आपको मल्टीपल ऑफ 10 ही मिलेगा। जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड। अब ये जो 60 है ये भी तो 10 का मल्टीपल है। अब यहाँ पर ये बात याद रखना कि ये रूल हर जगह लागू नहीं होता, लेकिन जनरली ये काम करता है। तो मोटा मोटा मतलब ये निकला कि अगर यूनिट घटी तो न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा। अब जनरली कितने तरह के यूनिट सिस्टम फॉलो किए जाते हैं? तो ये हैं वो यूनिट सिस्टम जो पूरी दुनिया में फॉलो किए जाते हैं। MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम और SI यूनिट सिस्टम। अब जरा एंगल पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आना चाहिए एक सवाल कि जी ये नाप तोल कार्यक्रम तो एंगल के साथ भी होता है, तो फिर एंगल को बेस क्वांटिटीज के साथ क्यों नहीं रखा गया? आखिर ये भेदभाव क्यों? क्योंकि अगर एंगल की कोई यूनिट नहीं होती तो ये डिग्री और रेडियन ये किस चीज का नाम है? देखो, इसका बड़ा ही सिंपल सा जवाब है। जब हमने बेस यूनिट बनाई थी यानी डिफाइन करी थी, तब उनके पास कोई ना कोई डायमेंशन जरूर थी, लेकिन एंगल और सॉलिड एंगल के पास कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो इसीलिए उन्हें एक अलग ग्रुप में रख दिया। ये डायमेंशन लेस हैं और यही कारण है कि हमने इन्हें बाकी 7 बेस क्वांटिटीज के साथ नहीं रखा। अब आता है अगला सवाल, आखिर एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कैसे बना? देखो भैया, एंगल को हम नापते हैं रेडियन में, और एंगल इन रेडियन होता है सर्कल की आर्क अपॉन रेडियस, और ये आर्क भी मीटर में नापी जाती है और रेडियस को भी हम मीटर में नापते हैं। मैं ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो जब आप मीटर को मीटर से डिवाइड करोगे तो यूनिट से यूनिट कैंसिल होने की वजह से एंगल आपका डायमेंशन लेस बन गया। अब आते हैं आपके अगले सवाल पर कि जब एंगल को नापने के लिए हमारे पास पहले से ही डिग्री थी तो हमने रेडियन क्यों बनाया? काहे को इतनी माथापच्ची करी? इसके लिए आप एक एग्जांपल देखो। मान लो कि हमने 2 सर्कल बनाए हैं और अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ ये सर्कल कितने डिग्री के हैं, तो आप क्या कहोगे? जाहिर सी बात है, सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो आप यही कहोगे कि दोनों सर्कल 360 डिग्री के ही हैं। अब जरा मुझे ये बताइए, क्या इस 360 डिग्री से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा सर्कल बड़ा है या उसकी रेडियस कितनी है? यानी क्या डिग्री से हमें सर्कल के कर्व की जानकारी या उसके रेडियस की जानकारी मिलती है क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलती। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ना मिले तो ना मिले, हमारी सेहत पे कौन सा फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ेगा जी। अगर आप कैलकुलस का इस्तेमाल करोगे या ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करोगे तो कर्व की जानकारी के बिना आप इन दोनों टूल का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, और ये जो कर्व है इसकी जानकारी डिग्री से तो आपको ना मिलने वाली। देखो, सिंपल ज्योमेट्रिकल समस्याएं तो बड़ी आसानी से डिग्री की मदद से सुलझाई जा सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे समस्या कॉम्प्लेक्स होती जाएगी डिग्री आपकी मदद ना करने वाली। इसके लिए आपको रेडियन का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियन के पास कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से हम उसे इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, रेडियन से हमें 2 फायदे हुए। पहला ये कि उससे हमें रेडियस और कर्व दोनों की जानकारी मिल जाती है, और दूसरा ये कि उसे डिग्रीज में भी बदला जा सकता है। इसका मतलब दोनों हाथ में लड्डू आ गए। अब आता है एक और सवाल कि ये 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर कहां से आया, और दूसरा सवाल ये कि हमें कैसे पता कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है? मेरा मन तो उसे 250 डिग्री का लेने को कर रहा है, ले लूं क्या? तो पहले 360 की कहानी सुन लो। बेबीलोन यानी आज के समय का इराक, तो इराक के बुद्धिमान लोगों ने ये पाया कि तारे रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनी जगह बदल रहे हैं, और उन्होंने लगातार तारों की स्थिति को लिखना शुरू कर दिया। लगभग 360 दिन बाद उन्होंने ये पाया कि तारे अपनी पहले वाली स्थिति पर आ गए हैं, जो कि एक गलत हिसाब था, क्योंकि तारे तो अपनी ही जगह पर थे, लेकिन हमारी धरती को सूरज का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लग रहा था। लेकिन क्योंकि हिसाब में गड़बड़ हो चुकी थी, तो 365 की जगह उनके हिसाब में 360 का एक नंबर आया, और उसी समय से पूरे एक चक्कर के लिए 360 को स्टैंडर्ड नंबर माना जाने लगा। बस यहीं से मिल गया हमें सर्कल 360 डिग्री का। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाई 180 डिग्री के बराबर
क्यों है। एक सर्कल लो, जितनी लंबी उसकी रेडियस है उतनी ही लंबी एक आर्क लो। अब दो रेडियस और आर्क को आपस में ज्वाइन कर लो। अब जैसा कि हमें फॉर्मूले ने बताया है कि रेडियन होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो उस हिसाब से यहाँ पर आर्क को जब रेडियस से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, यानी एंगल हो गया 1 रेडियन। अब मान लेते हैं कि पूरा सर्कल ये हो गया थीटा रेडियन का, तो अगर एक रेडियन के लिए आर्क की लेंथ r है तो थीटा रेडियन के लिए आर्क की लेंथ 2 पाई r होनी चाहिए। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, r से r कट गया और 2 पाई थीटा के बराबर आ गया। अब ये जो थीटा है ये होता है 360 डिग्री, यानी कंप्लीट सर्कल का जो एंगल है वो होता है 360 डिग्री। तो हमने 2 पाई के बराबर में 360 को लिख दिया और 2 से जब हमने 360 को काटा तो पाई की वैल्यू आई 180 डिग्री। इस तरह से पाई 180 के बराबर आया। अब एक सर्कल के लिए उसका एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, और मैं रेडियन में बात कर रहा हूँ। लेकिन एक 3 डायमेंशनल फिगर जैसे कि तरबूज या कोई गेंद, उसके एंगल को हम स्टेरेडियन में नापते हैं। अब ये स्टेरेडियन क्या चीज है? एक बॉल लो और उसके ऊपर एक छोटा सा एरिया ले लो, मान लेते हैं DA। जब आप उसे काट कर बाहर निकालोगे तो उसके चारों कोनों से जो लाइन बॉल के सेंटर को टच कर रही हैं, उसकी मदद से हम उसके 3D स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सॉलिड एंगल होगा ये छोटा सा एरिया डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, यानी उस स्फीयर की रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। बस जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।